बुजुर्ग महिला के शव पास बैठी रो रही थी लड़की। सच जानकर अजनबी लड़के ने जो किया, इंसानियत भी रो पड़ी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है मुंबई शहर की, जहां राहुल उस सुबह वरुण घाट के श्मशान के बाहर खड़ा था। उसकी उम्र करीब 25 साल थी और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। हाथ में सफेद कपड़े की एक पोटली थी, जिसमें राख और अस्थियां रखी जाने वाली थीं। पिछली शाम उसने अपनी दादी का अंतिम संस्कार यही किया था और रात भर घर में सन्नाटा छाया रहा था। सुबह उसके पिता ने उसे कहा था, बेटा तू ही जाकर अस्थियां ले आ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यही वजह थी कि वह अकेले यहां आया था। खैर दोस्तों, राहुल धीरे धीरे शमशान घाट के अंदर गया। वहां बैठा पंडित उसे देखते ही समझ गया कि वह किस काम से आया है। उसने बिना ज्यादा सवाल पूछे कुछ सामान मंगवाया, दूध, फूल और एक बोरी। राहुल पास की दुकान से सब चीजें लेकर आया और फिर छोटी सी विधि शुरू हुई। राहुल चुपचाप खड़ा रहा, जबकि पंडित राख में से अस्थियां अलग कर रहा था। हर बार जब वह राख की तरफ देखता तो उसे दादी की मुस्कान याद आ जाती, वही दादी जो बचपन में उसे स्कूल छोड़ने जाती थी। बीमार होने पर उसके सिर पर हाथ रखकर दवा खिलाती थी और हर त्योहार पर उसके लिए खास पकवान बनाती थी। जिंदगी में पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि घर का एक हिस्सा सच में हमेशा के लिए चला गया है। करीब आधे घंटे बाद सारी क्रिया पूरी हो गई। पंडित ने अस्थियां बोरी में रखकर राहुल को दे दी और कहा, अब इन्हें घर ले जाओ बेटा, बाद में नदी में विसर्जन कर देना। राहुल ने सिर हिलाया और बोरी उठाकर धीरे धीरे बाहर की तरफ चल पड़ा। श्मशान घाट के गेट के पास पहुंचते ही उसने सोचा कि कोई ऑटो मिल जाए तो जल्दी घर पहुंच जाऊं। वो सड़क की तरफ देखने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर गेट के बिल्कुल पास खड़ी एक एम्बुलेंस पर पड़ी। एम्बुलेंस के पास एक आदमी और एक लड़की जोर जोर से बहस कर रहे थे। राहुल कुछ कदम आगे बढ़ा और ध्यान से देखने लगा। एम्बुलेंस का ड्राइवर काफी परेशान दिखाई दे रहा था और बार बार हाथ हिलाकर कुछ समझा रहा था। दूसरी तरफ खड़ी लड़की रो रही थी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही थी, शायद 22-23 साल। चेहरा थका हुआ था और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ड्राइवर गुस्से में बोल रहा था, मैंने आपको यहां तक छोड़ दिया, अब आप लाश उतारो और मुझे जाने दो, मेरा और भी काम है। लड़की ने रोते हुए कहा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। राहुल को यह सब देखकर अजीब लगा। वह धीरे धीरे उनके पास पहुंच गया और बोला, क्या हुआ भाई? ड्राइवर ने जैसे मौका मिलते ही शिकायत शुरू कर दी, आप ही समझाइए इस लड़की को, हॉस्पिटल से एक लाश लेकर आई है और कह रही है कि अंतिम संस्कार कराना है, लेकिन अंदर वाले कह रहे हैं कि कोई रिश्तेदार साथ में होना चाहिए। अब इसका कोई आदमी है नहीं और यह मुझे जाने भी नहीं दे रही। राहुल ने चौंक कर एम्बुलेंस के पीछे झांका। अंदर स्ट्रेचर पर सच में एक बुजुर्ग महिला की लाश रखी थी। वह कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर उसने लड़की की तरफ देखा। आप कौन हैं? उसने धीरे से पूछा। लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम काव्या है और मुझे इनका अंतिम संस्कार कराना है। ड्राइवर ने बीच में ही कहा, यह कह रही थी कि यह इसकी मां है, लेकिन यहां आकर बोल रही है कि इसका कोई नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? काव्या ने तुरंत कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, बस मेरी मजबूरी है। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि मामला क्या है। उसने फिर पूछा, अगर यह आपकी मां है तो अंदर वाले क्यों मना कर रहे हैं? काव्या ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मैं अकेली हूं। यहां कहते हैं कि कोई रिश्तेदार साथ में होना चाहिए। ड्राइवर फिर गुस्से में बोला, भाई साहब, मुझे हॉस्पिटल वापस जाना है, आप लोग कुछ करो और मेरी गाड़ी खाली करवाओ। राहुल कुछ पल तक सोचता रहा। सामने खड़ी लड़की की आंखों में ऐसी बेबसी थी कि वह नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसे अपनी दादी का ख्याल आ गया। अगर किसी के पास सच में कोई ना हो तो क्या उसका अंतिम संस्कार भी ना हो? उसने धीरे से पूछा, आपके पास पैसे हैं? काव्या ने तुरंत अपने बैग से पर्स निकालकर कहा, मेरे पास 800 हैं, अगर ज्यादा लगे तो मैं बाद में दे दूंगी। राहुल ने सिर हिलाया, पैसे की चिंता मत करो। ड्राइवर ने राहत की सांस ली और बोला, भाई बस जल्दी करो। राहुल ने अपना फोन निकाला और अपने 3 दोस्तों को कॉल कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, जल्दी वरुण घाट आओ, थोड़ी मदद चाहिए। करीब 20 मिनट बाद उसके दोस्त वहां पहुंच गए। राहुल ने उन्हें सारी बात समझाई। उन्होंने बिना ज्यादा सवाल पूछे
मदद करने के लिए हामी भर दी। फिर सबने मिलकर एम्बुलेंस का दरवाजा खोला और स्ट्रेचर बाहर निकाला। काव्या थोड़ी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी घबराहट थी, लेकिन आंखों में उम्मीद भी दिखाई दे रही थी। ड्राइवर ने राहत की सांस ली, गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। अब राहुल और उसके दोस्त उस बुजुर्ग महिला के शव को लेकर श्मशान घाट के अंदर जा रहे थे, लेकिन वहां काम करने वाले 2 कर्मचारी दूर खड़े उन्हें गौर से देख रहे थे। उनके चेहरे पर साफ शक दिखाई दे रहा था। राहुल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा, लेकिन उन्हीं कर्मचारियों में से एक आदमी धीरे से किनारे गया और जेब से मोबाइल निकालकर किसी को फोन मिलाने लगा। वह धीमी आवाज में कुछ बोल रहा था और बार बार राहुल और काव्या की तरफ देख रहा था। राहुल को उस समय बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस फोन कॉल के कुछ ही मिनट बाद यहां पुलिस आने वाली है और वही पल उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खैर दोस्तों, वह और उसके दोस्त स्ट्रेचर को संभालते हुए श्मशान घाट के अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। काव्या कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे चल रही थी। उसके चेहरे पर डर और थकान दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उसने ठीक से नींद भी नहीं ली हो। श्मशान घाट के अंदर हल्की धूप फैल चुकी थी। कुछ दूरी पर 2 और चिताएं जल रही थीं और वहां काम करने वाले लोग अपने अपने काम में लगे थे। राहुल और उसके दोस्तों ने धीरे से स्ट्रेचर जमीन पर रखा। वहां मौजूद एक कर्मचारी पास आया और गंभीर नजरों से सबको देखने लगा। उसने काव्या की तरफ देखा और पूछा, "ये किसकी लाश है?" काव्या कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, "मेरी मां की।" कर्मचारी ने तुरंत कहा, "कोई और रिश्तेदार नहीं है?" काव्या ने सिर हिला दिया, "नहीं, मैं अकेली हूं।" कर्मचारी के चेहरे पर हल्का सा शक दिखाई दिया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने हाथ बढ़ाकर काव्या से कागज मांगे। काव्या ने अपने बैग से अस्पताल के कागज निकाल कर दे दिए। कर्मचारी ने ध्यान से कागज पढ़े और फिर अपने साथी की तरफ देखा। दोनों के बीच धीमी आवाज में कुछ बातचीत हुई। राहुल को लगा शायद उन्हें कोई औपचारिकता पूरी करनी है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद कर्मचारी बोला, "ठीक है, अगर कागज सही है तो अंतिम संस्कार हो सकता है।" यह सुनकर राहुल को राहत मिली। उसने अपने दोस्तों से कहा कि जल्दी से लकड़ियां और बाकी सामान का इंतजाम करते हैं। उसके 2 दोस्त वहां काम करने वाले लोगों के साथ लकड़ी और घी का इंतजाम करने लगे। काव्या पास ही खड़ी थी। उसकी नजर बार बार उस बुजुर्ग महिला के चेहरे पर जा रही थी। राहुल ने देखा कि उसकी आंखें फिर से भर आई थीं। वो धीरे से उसके पास गया और बोला, "घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा।" काव्या ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोली नहीं। शायद उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। राहुल ने सोचा कि यह लड़की सच में बहुत परेशान है। वह मन ही मन यही सोच रहा था कि शायद किसी मजबूरी में ही यह अकेले इतना बड़ा काम करने आई होगी। इसी बीच श्मशान घाट के गेट की तरफ से अचानक एक तेज आवाज आई। किसी गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज थी। वहां मौजूद कुछ लोग मुड़कर देखने लगे। राहुल ने भी पलटकर देखा तो गेट के पास एक पुलिस जीप खड़ी थी। कुछ ही क्षणों में 2 पुलिस अधिकारी तेजी से अंदर आते दिखाई दिए। उनके पीछे वही कर्मचारी भी चल रहा था जो थोड़ी देर पहले फोन पर बात कर रहा था। राहुल के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस यहां क्यों आई है। पुलिस अधिकारी सीधे उस जगह पहुंचे जहां स्ट्रेचर रखा हुआ था। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और सख्त आवाज में पूछा, "यहां कौन जिम्मेदार है इस लाश के लिए?" कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा गई। राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा, "साहब, हम लोग बस मदद कर रहे हैं।" पुलिस अधिकारी की नजर तुरंत काव्या पर गई। उन्होंने पूछा, "तुम कौन हो?" काव्या घबरा गई। उसने धीरे से कहा, "साहब, ये मेरी मां है।" पुलिस अधिकारी ने हाथ बढ़ाकर कागज मांगे। काव्या ने तुरंत अस्पताल के कागज उन्हें दे दिए। अधिकारी ध्यान से उन्हें पढ़ने लगे। कुछ सेकंड बाद उन्होंने अपने साथी की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, "डेथ सर्टिफिकेट है, सब ठीक लग रहा है।" राहुल को लगा कि शायद अब पुलिस चली जाएगी, लेकिन तभी दूसरे अधिकारी ने काव्या से एक सीधा सवाल पूछा, "तुम्हारी मां का नाम क्या है?" काव्या ने बिना सोचे जवाब दिया, "लक्ष्मी।" यह सुनते ही पुलिस अधिकारी ने तुरंत कागज की तरफ देखा, फिर उसकी भेंट सिकुड़ गई। उसने कागज राहुल के सामने दिखाते हुए कहा,
यहां तो नाम ज्ञानवती लिखा है। काव्या एकदम चुप हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। राहुल ने भी पहली बार कागज की तरफ ध्यान से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह नाम अलग कैसे हो सकता है। पुलिस अधिकारी की आवाज अब पहले से ज्यादा सख्त हो गई थी। उन्होंने कहा, सच सच बताओ, ये महिला कौन है? काव्या के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। राहुल को अब महसूस होने लगा कि मामला शायद उतना सीधा नहीं है जितना वह समझ रहा था। पुलिस अधिकारी ने अपने साथी की तरफ देखकर कहा, गेट बंद करवा दो, कोई बाहर नहीं जाएगा। ये सुनते ही वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। श्मशान घाट का गेट बंद कर दिया गया। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबरा कर कहा, साहब, मैं तो बस मदद कर रहा था। मैं तो अपनी दादी की अस्थियां लेने आया था। पुलिस अधिकारी ने उसे घूर कर देखा और कहा, सबकी जांच होगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। अब पुलिस की नजर पूरी तरह काव्या पर टिक चुकी थी। अधिकारी ने फिर पूछा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये महिला कौन है? काव्या अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो रोते रोते वहीं जमीन पर बैठ गई। कुछ क्षण तक वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। राहुल और उसके दोस्त भी चुप खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। आखिरकार काव्या ने कांपती आवाज में कहा, साहब, ये मेरी मां नहीं है। ये सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। राहुल भी स्तब्ध होकर उसे देखने लगा। पुलिस अधिकारी तुरंत बोले, फिर कौन है? काव्या ने आंसू पोंछे और बहुत धीमी आवाज में कहा, यह एक बूढ़ी औरत है जो हमारे मोहल्ले में भीख मांगती थी। श्मशान घाट में खड़े सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राहुल के मन में अब एक ही सवाल घूम रहा था, अगर यह उसकी मां नहीं है तो यह लड़की एक भिखारिन की लाश लेकर यहां क्यों आई है? पुलिस अधिकारी भी अब ध्यान से उसकी तरफ देख रहे थे। काव्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कुछ क्षण चुप रहने के बाद धीरे से कहा, क्योंकि मैंने उनसे एक वादा किया था, और वह वादा क्या था? यह बताते हुए उसकी आवाज अचानक भर्रा गई। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। श्मशान घाट में खड़े सभी लोग अब चुपचाप उसकी तरफ देख रहे थे। पुलिस अधिकारी भी कुछ पल तक कुछ नहीं बोले। राहुल के मन में भी अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे लग रहा था कि इस लड़की के पीछे जरूर कोई गहरी कहानी छुपी हुई है। काव्या ने धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश की और फिर बोली, साहब, यह महिला मेरे मोहल्ले में भीख मांगती थी। उनका नाम ज्ञान था। बचपन से मैं उन्हें देखती आ रही हूं। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी, लेकिन अब वह अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी। वह हमेशा हमारी गली के कोने में बैठती थी। लोग उन्हें दादी कहकर बुलाते थे। मैं जब छोटी थी तब से उनसे बातें करती थी। कभी कभी मैं उन्हें खाना दे देती थी और वह मुझे कहानियां सुनाया करती थीं। राहुल ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। काव्या आगे बोली, मेरे घर वाले उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि वह सिर्फ भीख मांगने वाली है, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि वह बहुत अच्छी इंसान है। उन्होंने मुझे कई बार जिंदगी के बारे में ऐसी बातें सिखाई जो शायद कोई और नहीं सिखा सकता था। काव्या की आंखों में पुराने दिनों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे बोलती जा रही थी और वहां मौजूद हर व्यक्ति शांत होकर उसकी बात सुन रहा था। उसने कहा, कुछ दिन पहले की बात है। मैं सुबह काम पर जाने के लिए निकली तो देखा कि ज्ञानती दादी गली के कोने में बैठी हुई थी। लेकिन उस दिन उनकी हालत बहुत खराब थी। वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। मैं उनके पास गई और पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा कि शायद अब उनका आखिरी समय आ गया है। ये कहते हुए काव्या फिर कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। उसने आंसू पोंछे और आगे बोली, मैं उन्हें उसी समय ऑटो में बैठाकर अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती कर लिया। उस दिन से मैं रोज अस्पताल जाने लगी। घर वालों को मैंने बताया कि मैं नौकरी पर जा रही हूं, लेकिन सच यह था कि मैं पूरा दिन अस्पताल में उनके पास बैठती थी। राहुल को यह सुनकर हैरानी हो रही थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई लड़की एक भिखारिन के लिए इतना सब कर सकती है। काव्या आगे कह रही थी, लगभग एक हफ्ते तक मैं रोज उनके पास जाती रही। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। फिर एक दिन डॉक्टर ने मुझे अलग ले जाकर कहा कि अब ज्यादा उम्मीद नहीं है। श्मशान घाट में खामोशी और गहरी हो गई थी। काव्या की आवाज धीमी हो गई थी, लेकिन उसके शब्द साफ सुनाई दे रहे थे।
उस रात जब मैं उनके पास बैठी थी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा, मेरे मरने के बाद मेरा कोई नहीं है। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी लाश को कोई लावारिस समझकर फेंक ना दे। अगर हो सके तो मेरा अंतिम संस्कार करवा देना। काव्या की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैंने उसी समय उनसे वादा कर दिया कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। राहुल के दिल में अजीब सा भाव उठने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यह लड़की सच में कितनी अलग सोच रखती है। काव्या ने आगे बताया, अगले ही दिन उनकी मौत हो गई। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि अगर कोई रिश्तेदार नहीं है तो लाश को नगर निगम वाले ले जाएंगे। मुझे उस समय उनका चेहरा याद आ गया जब उन्होंने मुझसे वादा लिया था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ही उनका अंतिम संस्कार करूंगी। पुलिस अधिकारी ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। उनमें से एक ने पूछा, लेकिन तुमने हॉस्पिटल वालों से सच क्यों नहीं बताया? काव्या ने धीमी आवाज में कहा, साहब, अगर मैं सच बता देती तो शायद मुझे लाश ले जाने ही नहीं देते। इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि वह मेरी मां है। मैं सिर्फ उनका वादा निभाना चाहती थी। अब श्मशान घाट में खड़े कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं। राहुल भी चुपचाप खड़ा था। उसे अब समझ में आ रहा था कि काव्या की मजबूरी क्या थी। पुलिस अधिकारी भी कुछ देर तक चुप रहे। शायद वे भी इस कहानी से प्रभावित हो गए थे। फिर उनमें से एक अधिकारी ने धीरे से कहा, तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, लेकिन इतना बड़ा काम अकेले करना आसान नहीं होता। तुम्हें अपने घर वालों को बताना चाहिए था। काव्या ने सिर झुका लिया। मुझे डर था कि घर वाले मना कर देंगे। अधिकारी ने कहा, अब हमें तुम्हारे घर वालों को बुलाना पड़ेगा। काव्या ने धीरे से सिर हिलाया। उसने अपने पिता का नंबर पुलिस को दे दिया। कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें फोन कर दिया और पूरी बात बताते हुए तुरंत श्मशान घाट आने को कहा। करीब आधे घंटे बाद एक कार तेजी से वहां आकर रुकी। उसमें से एक आदमी और एक महिला घबराए हुए बाहर उतरे। वे सीधे काव्या के पास आए। शायद रास्ते भर उन्हें समझ ही नहीं आया होगा कि उनकी बेटी आखिर श्मशान घाट में क्या कर रही है। जब उन्हें पूरी कहानी पता चली तो वे कुछ देर तक चुप खड़े रहे। फिर उसके पिता ने गुस्से और हैरानी के बीच कहा, तूने हमें बताया क्यों नहीं? काव्या चुप रही। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। शायद उन्हें समझ में आ गया था कि उनकी बेटी ने जो किया वह गलत इरादे से नहीं किया। पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर कहा, आपकी बेटी ने कानून तोड़ा नहीं है, बस थोड़ी जल्दबाजी की है। लेकिन उसने जो किया है उसमें इंसानियत जरूर है। यह सुनकर काव्या के पिता का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने लंबी सांस ली और फिर श्मशान घाट की तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद पुलिस अधिकारी ने कहा कि अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। राहुल और उसके दोस्त फिर से तैयारियों में लग गए। लकड़ियां सजाई गईं और धीरे धीरे चिता तैयार की गई। काव्या कुछ दूरी पर खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर दुख तो था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी दिखाई दे रही थी। शायद उसे लग रहा था कि उसने अपना वादा निभाने की राह पकड़ ली है। लेकिन उसी समय राहुल के मन में एक अलग ही भावना उठ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस लड़की से उसकी मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं थी, जैसे किस्मत ने उसे यहां किसी खास वजह से लाकर खड़ा किया हो। और कुछ ही देर बाद जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, तब काव्या ने धीरे से राहुल की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में उसे एक ऐसी बात कही जिसने राहुल को कुछ पल के लिए पूरी तरह चुप कर दिया। खैर दोस्तों, उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे अभी घर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं रुक नहीं पाई तो क्या आप यह अंतिम संस्कार पूरा करवा देंगे? राहुल ने उसकी आंखों में देखा। वहां थकान, डर और भरोसा तीनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप चिंता मत कीजिए, जो आपने शुरू किया है वह अधूरा नहीं रहेगा। काव्या के माता पिता पास ही खड़े थे। उन्होंने भी राहुल की बात सुन ली थी। काव्या की मां ने बेटी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब बहुत हो गया, घर चलो। लेकिन काव्या जाने से पहले एक बार उस बुजुर्ग महिला के चेहरे के पास गई। उसने धीरे से सिर झुकाया और आंखें बंद कर लीं। शायद वह मन ही मन उनसे माफी मांग रही थी कि वह उनके साथ आखिरी समय तक नहीं रह पाएगी। फिर वह पीछे हट गई। राहुल और उसके दोस्त चुपचाप सारी तैयारियों में लग गए। लकड़ियां ठीक से जमाई गईं, घी और कपूर रखा गया और फिर विधि शुरू हुई। श्मशान घाट का माहौल एक बार फिर गंभीर हो गया।
कुछ देर बाद चिता को अग्नि दी गई। आग धीरे धीरे फैलने लगी और धुआं आसमान की तरफ उठने लगा। राहुल उस समय चुप खड़ा आग की लपटों को देख रहा था। उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे लग रहा था कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो किसी अपने के लिए नहीं, बल्कि किसी अनजान इंसान के लिए